हेलो एवरीवन, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 12th का नया चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। किसका है? क्लास 12th का है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए बच्चा, इस चैप्टर के नेम में देखिए दो टर्म आपके पास आ रही हैं। एक आ रही है फिजियोलॉजी और एक आ रही है इंजरीज इन स्पोर्ट्स। मीन्स हम फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे और इंजरीज के बारे में जानेंगे जो स्पोर्ट्स में होती हैं। तो पहले फिजियोलॉजी का मतलब जानते हैं कि फिजियोलॉजी होता क्या है। फिजियोलॉजी एक वो साइंटिफिक स्टडी है किसी भी पर्सन की बॉडी की या फिर उसकी बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग की। मीन्स अगर कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी पर्सन है, कोई भी ह्यूमन है, उसकी बॉडी की अगर हम स्टडी करते हैं, उसके ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, उसके ऑर्गन की फंक्शनिंग की स्टडी करते हैं, उसकी बॉडी की फंक्शनिंग की स्टडी करते हैं, तो दैट स्टडी इज नोन एज फिजियोलॉजी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन की बॉडी की स्टडी और उसके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। अब बच्चा आता है सेकंड, हमारा पॉइंट क्या है? इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो बच्चा इंजरीज इन स्पोर्ट्स आपको टॉपिक ही बता रहा है। मीन्स उन इंजरीज के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारी स्पोर्ट्स में रेगुलरली होती रहती हैं। तो इसकी एक अलग से ब्रांच है स्पोर्ट्स में, उसका नाम क्या है? स्पोर्ट्स मेडिसिन। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं व्हाट इज स्पोर्ट्स मेडिसिन। अब बच्चा क्या लिखता है? जो दवाइयाँ यूज होती हैं स्पोर्ट्स में इज नोन एज स्पोर्ट्स मेडिसिन। पर बच्चा स्पोर्ट्स मेडिसिन एक ब्रांच है, कोई दवाई नहीं है। स्पोर्ट्स मेडिसिन इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन जिसमें हम स्पोर्ट्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरीज होती हैं या फिर उसका फर्स्ट एड देना हुआ, चाहे उस चीज़ को इंजरी को क्योर करना हुआ, चाहे प्रिवेंशन करना हुआ इंजरीज से, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स मेडिसिन ब्रांच इस चीज़ को संभालती है। और जो स्पोर्ट्स मेडिसिन होती है वो क्या होती है? स्पोर्ट्स मेडिसिन एक ब्रांच है, इट इज़ नॉट ए मेडिसिन। याद रखिएगा बच्चा, ज़्यादातर यही लगता है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन इज अ मेडिसिन और अ टैबलेट, बट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है। अब देखिए, इंजरीज इन स्पोर्ट्स भी आपने जान लिया, फिजियोलॉजी भी जान लिया। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंडोरेंस। तो बच्चा एक चीज बिल्कुल क्लियर बता दे रहा हूं, ये चैप्टर कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इसमें जो स्पोर्ट्स मेडिसिन वाला पार्ट है, एंड वाला एग्जामिनेशन में वो आता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में हमें क्या करना है, इसमें आपको एक आइडिया दे देता हूं अभी हम क्या करने जा रहे हैं। आप सबने 11th में कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस पढ़ा होगा ना। क्या क्या होता है? एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी और आपका स्ट्रेंथ। तो ये आपके हुए 5 कंपोनेंट। तो इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि ये जो कंपोनेंट है हमारे फिजिकल फिटनेस के, ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग से कैसे इफेक्ट होते हैं। मीन्स हमारी बॉडी में क्या अच्छा होगा तो ये अच्छे होंगे कंपोनेंट्स, और क्या बुरा होगा तो ये हमारे कंपोनेंट अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। मीन्स अगर हम एंड्योरेंस की बात करते हैं तो बच्चा आप खुद सोचिए, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस करनी है तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होगी। मीन्स आपका हार्ट प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, आपके हार्ट को प्रॉपरली ब्लड को सर्कुलेट करना चाहिए। अगर आपका हार्ट अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो आपका एंड्योरेंस अच्छा नहीं होगा। क्लियर? तो ऐसी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक फिजियोलॉजिकल एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस, ठीक है। अब बच्चा, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस का मतलब ये होता है वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग या हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग या हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम की फंक्शनिंग जो इफेक्ट करती है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, जैसे कि एंड्योरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ठीक है। इन पे इफेक्ट करती है, इनकी वर्किंग पे इफेक्ट करती है। एक एग्जांपल से समझाता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए एंड्योरेंस तो आपको सबको पता है कि एंड्योरेंस क्या होता है। एंड्योरेंस किसी भी पर्सन की बॉडी की वो कैपेबिलिटी होती है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हो गए या लॉन्ग ड्यूरेशन स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके बिना चक्कर खाए या बिना फटीगो हुए। क्लियर है?
तो इस चीज को पूरा करने के लिए बॉडी से भी तो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट चाहिए ना। आपकी बॉडी भी तो किसी लायक होनी चाहिए, तभी तो आपका इंड्योरेंस अच्छा होगा, तभी तो किसी पर्सन का इंड्योरेंस की कैपेबिलिटी अच्छी होगी। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है इंड्योरेंस के लिए, इंड्योरेंस कैपेबिलिटी को अच्छा करने के लिए बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो पहली रिक्वायरमेंट उसमें होती है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अच्छे से काम करना चाहिए। मींस हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप अच्छे से करे और जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई भी अच्छे से कर सके। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और हर एक कंपोनेंट के बारे में ऐसी उसकी रिक्वायरमेंट लिखनी है कि बॉडी से क्या रिक्वायरमेंट है उस कंपोनेंट को फुलफिल करने के लिए या उस कंपोनेंट को अच्छा बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो पहला आपका ये था, मैंने आपको समझा दिया फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है। तो चलिए अब जानते हैं। देखिए सबसे पहला मैंने हर एक के 5-5 बॉडी फंक्शनिंग लिख रखे हैं जिसकी हेल्प से किसी भी पर्सन की एंड्योरेंस कैपेबिलिटी अच्छी हो। अब देखिए जो पहला हमारा बॉडी फंक्शनिंग है वो मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक है। अपटेक को आप इनटेक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनटेक। बच्चा आपने चैप्टर 6 में एक टेस्ट पढ़ा था जिसमें हम VO2 मैक्स निकालते थे। आई होप आप सबको याद होगा ना, VO2 मैक्स निकालते थे। तो ये वही चीज है, हमारी ऑक्सीजन की वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, हमारा हार्ट कितना वर्क कर रहा है, हमारी लंग्स की वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी है ऑक्सीजन को इनटेक करने की, तो वो अच्छी होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ। हमारी बॉडी की ऑक्सीजन इनटेक की जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगी तो एंड्योरेंस हमारा अच्छा वर्क करेगा। अब जब ऑक्सीजन इनटेक की वॉल्यूम ज्यादा होगी तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर हम बोल सकते हैं लंग्स की फंक्शनिंग अच्छे से होनी चाहिए, तब ये चीज पॉसिबल है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की जिसकी हेल्प से एंड्योरेंस अच्छा होता है। क्या है? पल्मोनरी डिफ्यूजन। बच्चा वर्ड थोड़ा सा हार्ड है पर इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। पल्मोनरी डिफ्यूजन का मतलब होता है द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। क्या है? द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। अगर ये प्रोसीजर, ये डिफ्यूजन जो हम बोल रहे हैं, अगर ये ज्यादा होगा, फास्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी पर्सन का एंड्योरेंस ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा मिलेगी। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, आपका थर्ड पॉइंट है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है बच्चा? कार्डियक आउटपुट वो होता है कि ये हमारी हार्ट की कैपेसिटी है ब्लड को बॉडी में पंप करने की, और वो भी कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। और आप सबको पता है कि अगर वो 1 मिनट में ज्यादा ब्लड पंप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जब ब्लड ज्यादा पंप होगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलेगी, तो इसलिए एंड्योरेंस आपका अच्छा होगा। यहां पर ऑक्सीजन की बात इतनी इसलिए हो रही है क्योंकि आप सबको पता है जितनी भी लॉन्ग ड्यूरेशन रेसेस होती हैं उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, क्योंकि उसमें जो बॉडी में स्टोर एनर्जी है उसकी हेल्प से हम कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस या लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। आपको पता होगा ये चीज। तो चलिए आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की वो है एरोबिक कैपेसिटी। अब बच्चा एरोबिक कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है किसी भी पर्सन की बॉडी की कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज या लॉन्ग ड्यूरेशन रेसेस कर सके विद द स्लो स्पीड, हल्की स्पीड के साथ, और ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन जो उसके रिक्वायर्ड है वो कंज्यूम कर सके। तो दिस इज द एरोबिक कैपेबिलिटी ऑफ एनी बॉडी ऑफ अ ह्यूमन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये चीज क्लियर आपको नहीं हो रही है तो बच्चा आप खुद देख सकते हैं जो आपकी एनारोबिक एक्टिविटीज होती हैं वो विदाउट ऑक्सीजन होती है। मीन जो बॉडी में स्टोर एनर्जी होती है उनकी हेल्प से होती हैं, और जो आपकी एरोबिक एक्टिविटीज होती हैं ये ज्यादातर एंड्योरेंस जब भी काम आता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस की बात होती है तब ये होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का ज्यादा यूज होता है, ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा होता है। तो जब बॉडी हमारी ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा करती है और परफॉर्म कर सकती है लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज, तो दैट कैपेबिलिटी ऑफ एनी ह्यूमन बॉडी इज नोन एज एरोबिक कैपेसिटी। ओके, डन। अब आते हैं अपने फिफ्थ पे।
फिफ्थ हमारा क्या है, हाइड्रेशन। तो आप सबको पता है कि जब भी हम लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज करते हैं तो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हाइड्रेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, और आई थिंक आपको हाइड्रेशन बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को कि हाइड्रेशन होता क्या है। ओके, क्लियर। रियली आप पानी पीते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं ना, तो डेट इज हाइड्रेशन। ओके, देखिए मैंने आपको क्लियरली हर एक चीज में 5-5 पॉइंट बताए हैं। इसका एक रीजन है, क्योंकि आप सबको पता है बच्चा जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स का आता है या 3 मार्क्स का आता है, तो आप ज़्यादा लिख के क्या करेंगे, आप सीधा 5 पॉइंट याद कीजिए, उनके बारे में हल्का हल्का एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जैसे मैंने एरोबिक कैपेसिटी बताया, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, कार्डिक आउटपुट बताया था, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ऐसे आप इन आंसर्स को फ्रेम करके लिख सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। ये हमारा कौन सा है, हमारा सेकंड कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का। अभी तक हमने एंडोरेंस की बात की थी, अब चलिए स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो सिंपल बताता हूं पहले, उसमें हार्ड बताया तो यहां से सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा आप सबको पता है एक बुजुर्ग इंसान होते हैं और एक यंग इंसान होता है, तो उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ में डिफरेंस होता है। अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो 20 से 40 ईयर्स के बीच में ये जो ड्यूरेशन होती है, इसमें किसी भी पर्सन की जो स्ट्रेंथ होती है मसल्स की वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। और उसके बाद घटने लगती है और इससे पहले डेवलप होती है 20 से पहले। ओके, तो आपको जो सबसे पहला इसमें फैक्टर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो आप एज लिखेंगे बच्चा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्या लिखेंगे, आप एज लिखेंगे। अब एज के बाद में बच्चा आता है जेंडर, सेकंड जो आपका है जेंडर, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हैं जो फीमेल्स होती हैं इनकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है अगर हम कंपेयर करें तो मेन से कम होती है, ठीक है, मेन से कम होती है। और इसका रीजन ये है कि जो मसल की साइज होता है वुमेन्स का वो छोटा होता है और मेंस की जो मसल का साइज होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। सेकंड आपका क्या हो गया, जेंडर हो गया। एंड द थर्ड वन इज आपका बॉडी वेट हो गया। तो अगर बॉडी वेट किसी का ज्यादा होगा तो उसकी मसल की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, क्योंकि उसके भी मसल का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। ओके, अब द नेक्स्ट अपना हो गया फोर्थ वन, 3 हो गए थे ना। फोर्थ है बच्चा अपना नर्वस ऑफ इंपल्सन। होता क्या है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे है, देखो नर्व्स की बात हो रही है ना, नर्व्स मतलब क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी में सिग्नल का काम करता है। तो अगर हमारी बॉडी की रिस्पॉन्डिंग पावर या फिर जो सिग्नल कैचिंग पावर हुई या उसको फिर आगे सर्कुलेट या फिर रिस्पॉन्ड करने की पावर हुई वो अच्छी होगी तो किसी भी पर्सन का स्ट्रेंथ अच्छा होगा। क्लियर हुआ। नर्वस इंपल्सन क्या होता है, ठीक, नर्वस इंपल्सन वो रिस्पॉन्डिंग कैपेसिटी होती है किसी भी पर्सन की बॉडी की। अगर वो अच्छी होगी, फास्ट होगी तो स्ट्रेंथ अच्छी होगी, और स्लो होगी तो स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी। ओके, अब आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ हमारा क्या है, मसल लेंथ, ठीक है। अब बात करते हैं मसल लेंथ की। ऑब्वियसली बच्चा अगर मसल की लेंथ ज़्यादा होती है तो स्ट्रेंथ अच्छी होगी, और मसल की लेंथ कम होती है तो स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती है। और एक क्लियर सी बात बताता हूँ, डिफरेंट साइज की मसल्स हमारी बॉडी में होती हैं। जो लार्ज मसल्स होंगी उनमें पोटेंशियल और इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जो स्मॉल मसल होंगी उन लार्ज मसल्स के कंपैरिजन में उनकी स्ट्रेंथ कम होती है। आई होप आपको फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है मायोग्लोबिन। इस टर्म को याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसी टर्म जरूर आती है बच्चा, एमसीक्यू टाइप में आ जाएंगी या कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस टर्म का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब है बच्चा ये एक टाइप का प्रोटीन है। क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है जो हमारी मसल फाइबर में प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है बच्चा, ये स्टोर करता है ऑक्सीजन को अपने अंदर, और उसके बाद में जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है इमरजेंसी टाइम में, लाइक एंडोरेंस, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस कर रहे हैं तो उसको यूज कर लेता है एज अ एनर्जी हमारी बॉडी के लिए। क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं मायोग्लोबिन की। अगर ये मायोग्लोबिन जो आपको मैंने अभी बताया था, अगर ये ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बच्चा ज़्यादा होगी। अगर ये हमारी बॉडी में कम होगा तो हमारी बॉडी के मसल्स की स्ट्रेंथ कम होगी। आई होप आपको आपका सेकंड टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं बच्चा स्पीड पे।
जो हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड है हमारा टॉपिक, इस पे आते हैं। अब देखिए इसमें मैंने 3 4 5 चीज़ें लिख रखी हैं, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। जो सबसे पहला हमारा इसमें है एनारोबिक कैपेसिटी। तो एनारोबिक कैपेसिटी की अगर बच्चा हम बात करें तो आपने अभी एरोबिक कैपेसिटी पढ़ा था ना, तो उसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ करते थे, बट जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस समय हमारी बॉडी की एनारोबिक कैपेसिटी का यूज़ होता है। एनारोबिक कैपेसिटी क्या होता है? ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है इसमें, और जो हमारी बॉडी की एनर्जी होती है बच्चा, जो स्टोर एनर्जी होती है, उसको यूज करके हम अपनी शॉर्ट ड्यूरेशन जो भी एक्टिविटीज है वो कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं इस कैपेसिटी। अगर ये कैपेसिटी हमारी बॉडी में होती है तो ये किसी भी पर्सन की स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की। सेकेंड हमारा है एटीपी स्टोर। तो एटीपी स्टोर एनर्जी है पूरा, तो एटीपी का फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एटीपी स्टोर एनर्जी मतलब ये एक टाइप की एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है। तो आप सबको पता है कि जो हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन रेसेस होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होगी उसी का यूज़ होता है। अगर हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर एनर्जी अगर ज़्यादा है तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारी स्पीड अच्छी होगी। अगर वही हमारी बॉडी में स्टोर एनर्जी कम होगी तो वो हमारी स्पीड को कम कर देगा। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, फ्लेक्सिबिलिटी। तो बच्चा स्पीड में फ्लेक्सिबिलिटी की भी बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, तो हमारे जो मूवमेंट्स होंगे, हम भागते हैं तो हमारे मूवमेंट्स होंगे वो भी अच्छे होंगे और उससे हमारी स्पीड बढ़ती है। ओके, अब इसके बाद में आते हैं हम अपने फोर्थ टॉपिक पे। तो मसल फाइबर। तो बच्चा ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबको पता है, जब आपने पहले भी पढ़ रखा है 11th क्लास में कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस, तो उसमें स्पीड डिफाइन किया गया था। तो आपने खुद उसमें पढ़ा था कि स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो जेनेटिक डिपेंड करती है। सेकेंड थिंग, एक हमारी बॉडी में वाइट मसल फाइबर्स होते हैं। अगर वाइट मसल फाइबर हमारी बॉडी में ज़्यादा होती हैं तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, और वाइट मसल फाइबर अगर हमारी बॉडी में कम होंगे तो हमारी स्पीड कम होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फास्ट ट्विस्टेड मसल फाइबर भी बोलते हैं। नाम याद रख लेना, फास्ट ट्विस्टेड मसल फाइबर। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं बच्चा हम अपने फिफ्थ पॉइंट की, जो हमारा क्या है, न्यूरो। एम फॉर मस्कुलर और आर फॉर रिस्पॉन्स। तो बच्चा आप नाम से ही जान सकते हैं, न्यूरो मस्कुलर रिस्पॉन्स। देखिए अभी आपने स्ट्रेंथ में क्या पढ़ा था, नर्वस वाला पढ़ा था ना, इसमें क्या था, इसमें भी हम रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे। तो सेम ही चीज है, अगर हमारी नर्वस सिस्टम अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगी, लाइक हम भागना तेज चाह रहे हैं और हमारे नर्वस सिस्टम बॉडी को कमांड अच्छे से देगी या उस चीज पे रिस्पॉन्ड अच्छे से करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी स्पीड अच्छी होगी। तो हमारा न्यूरो मस्कुलर रिस्पॉन्स सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। तो आपका सी वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हमारा क्या है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। अब ऐसे कौन से बॉडी के फैक्टर्स हैं जो अच्छा बनाते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को, या उसके बारे में बताते हैं अच्छे से। तो देखिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आप सबको पता है फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ आवर जॉइंट इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात करते हैं इसमें जॉइंट्स और लिगामेंट्स की बात तो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि लिगामेंट्स भी हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, उसी की हेल्प से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, और वही हमारे जॉइंट के स्ट्रक्चर्स भी फ्लेक्सिबल होते हैं। क्लियर है ना। तो हमारा पहला मैंने टॉपिक लिया है इसमें, लिगामेंट इलास्टिसिटी। ठीक है, लिगामेंट इलास्टिसिटी मतलब क्या होते हैं, जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं, लाइक दैट अगर हमारी नी की बात करें तो नी में हमारे लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, लाइक अगर ऐसे करके कोई लिगामेंट है हमारा नी में, अगर वो अच्छे से वर्क होगा, मीन्स वो फ्लेक्सिबल होगा, तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और अगर यही हमारा लिगामेंट फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, हम पैर को मूव नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो लिगामेंट इलास्टिसिटी अपना एक पहला पॉइंट हो गया, जिसकी हेल्प से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। एंड द सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, जॉइंट स्ट्रक्चर्स।
अगर आपके जॉइंट के स्ट्रक्चर्स अच्छे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि कभी कभी आप जेनेटिकली ले लीजिए या बाय बर्थ ले लीजिए, आपके जॉइंट्स अच्छे नहीं होते हैं। अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो अच्छे से फिक्स नहीं है आपका, ठीक है, तो आपकी बोन्स का रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं हो पाएगा मैक्सिमम, वो कहीं ना कहीं क्लैश करेगा और मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो जॉइंट का स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत इंपैक्ट डालता है किसी भी पर्सन की फ्लेक्सिबिलिटी पे। ओके, 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, बच्चा एज ले सकते हैं। बच्चा अगर एज हमारी ओल्ड एज में है तो हमारी जो बोन्स होंगी वो इतनी अच्छी डेवलप नहीं होंगी, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, तो उनका जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो अच्छा नहीं होगा। और रही बात हमारे लिगामेंट्स की, तो हमारे लिगामेंट्स भी वीक हो जाते हैं उस समय पे। तो जो हमारी एज है वो भी बहुत इंपैक्ट डालती है किसी भी पर्सन की फ्लेक्सिबिलिटी पे। जेंडर हम ले सकते हैं। अब इसमें जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है मेल्स के रिस्पेक्टिव में। मींस अगर मेल्स की बात करें तो जो मेल्स की बॉडी है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है। इसका एक रीजन है, क्योंकि फीमेल्स का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा होता है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो आपको मैंने फ्लेक्सिबिलिटी का भी बता दिया। अब एक आखिरी आप अपने आप लिख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रह रहा कोई चीज तो आप डिजीज और इंजरी लिख सकते हैं, और इसमें हेरिडिटी भी लिख सकते हैं कि बाय बर्थ या फिर पेरेंट्स से वो चीज आई है किसी भी पर्सन में। ओके, क्लियर हो गया। अब इसमें बात करते हैं हम अपने 5th पे, जो हमारा क्या है, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहली बात, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? जब हमारी बॉडी की बहुत सारी मसल्स एक साथ काम करती हैं किसी भी एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, तो उनको हमारा हार्ट और हमारे लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं। तो दैट कॉम्बिनेशन वर्किंग ऑफ हार्ट एंड लंग्स इज नोन एज कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग। अब बात करते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो काम तो आपको पता चल गया ना, क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना होता है बॉडी तक, और एक साथ काम करते हैं। तो एक्सरसाइज हम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, मींस हमारे लंग्स पे और हमारे हार्ट पे, इन एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट हमारा इसमें क्या इफेक्ट है? फर्स्ट हमारा इफेक्ट है हाइपोथेरेपी ऑफ हार्ट। हाइपोथेरेपी आपको याद नहीं रहेगा तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट का इनलार्जमेंट होना। अब इससे फायदा क्या होता है, बच्चा जो हमारे हार्ट का जब इनलार्जमेंट होता है तो आप खुद सोचिए, अगर कोई छोटी चीज है तो उसमें अमाउंट अगर हम पानी डालते हैं तो कम आएगा, अब वही चीज अगर बड़ी हो जाएगी तो अमाउंट कितना आएगा पानी का, ज्यादा आएगा ना। मींस जो हमारी हार्ट है अगर वो बड़ा होता है, इनलार्ज होता है, तो जो हमारा स्टॉक वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है। अब आप कहेंगे सर स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है? हमारे हार्ट की वो कैपेसिटी ऑफ पंपिंग ब्लड आउटसाइड फ्रॉम द हार्ट इज नोन एज स्टॉक वॉल्यूम। तो आई होप आपको पहला क्लियर हो गया। अब हम सेकंड इसमें ले सकते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट आप सबको पता है क्या होता है, इसमें भी पंपिंग ऑफ ब्लड की ही बात होती है, तो हम कार्डियक आउटपुट ले सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग हम इसमें ले सकते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स जो हमारी होती हैं वो स्ट्रांग होती है। आप सबको पता है जब भी आप कपाल भारती करते हो, कोई भी योगा करते हो रेस्पिरेशन वाला, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो रहा है, मींस उसकी मसल्स अच्छी हो रही है, उसकी फंक्शनिंग अच्छी हो रही है। तो जो हमारी रेस्पिरेटरी की मसल्स होती हैं वो अच्छी होती हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, या हम कंटिन्यू रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। 3 हो गए। चौथा की बात करते हैं अब हम, बच्चा जो हमारे बॉडी की कैपेबिलिटी होती है वर्कलोड को एडजस्ट करने की। मींस अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड एक साथ डाल दिया गया तो अगर एक नॉर्मल बंदा है जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता होगा तो वो उस वर्कलोड को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, बट जो रेगुलर एक्सरसाइज बच्चा करता है वो इस वर्कलोड को एक्सेप्ट कर लेगा और इजीली वो एक्टिविटी परफॉर्म कर लेगा। मींस हमारा फोर्थ क्या हुआ, फास्टेस्ट एडेप्टेशन ऑफ वर्कलोड, ये हमारा फोर्थ हो गया। एंड द फिफ्थ वन इज जब आपको पता है कि आपकी लंग्स की फंक्शनिंग अच्छी होती है तो आपका जो इनटेक होता है क्या था, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक या इनटेक, हमारी बॉडी की मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक भी बढ़ जाता है। तो मैंने आपको 5 चीज बता दी हैं, 5 इफेक्ट्स बता दिए एक्सरसाइज के कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा क्या है, मस्कुलर सिस्टम, मींस इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अभी हमने कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी, अब हम मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं कि एक्सरसाइज से क्या इफेक्ट होता है मस्कुलर सिस्टम पे। तो पहला इफेक्ट बच्चा ये है, जब भी हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स इनलार्ज होती हैं। द इनलार्जमेंट ऑफ मसल
सबसे पहला हो गया अपना। सेकंड हमारा क्या हो गया बच्चा, हमारा इंक्रीज इन एरोबिक एंड एनारोबिक एंडोरेंस, एंडोरेंस बढ़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं मस्कुलस का भी तो एंडोरेंस होता है, तो वही मसल का एंडोरेंस बढ़ता है, ओके क्लियर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं गेन स्ट्रेंथ, हम स्ट्रेंथ गेन करते हैं, हमारी मसल स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रेंथ गेन करते हैं, 3 हो गए। चौथा आप खुद सोच सकते हैं, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स, क्या है फास्टेस्ट रिस्पॉन्स, अगर हम रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो हमारे बॉडी के रिस्पॉन्सेज भी फास्ट हो जाते हैं, हमारी मसल्स के रिस्पॉन्सेज भी फास्ट हो जाते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज, जो भी इंजरीज होती हैं उससे रिकवरिंग प्रोसेस भी जल्दी होता है अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और हमारा बॉडी का मस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो बच्चा इन सब चीज को लिए क्लियरली बताना चाहता हूं, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी अच्छी होती है, बॉडी में इंजरी जो भी होती हैं उससे हमें बहुत ही जल्दी रिकवरी मिल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखिएगा, जो कॉमन है सारी चीज़ों में आप लिख सकते हैं। तो आई होप ये सारे टॉपिक मैंने आज आपको क्लियर कर दिए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के टॉपिक करेंगे जिसमें हमारा स्पोर्ट्स मेडिसिन भी आता है और एक और पार्ट है एजिंग वाला, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें से कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नोट्स आपको 2-3 दिन बाद ही अपलोड होंगे, अभी एकदम से अपलोड नहीं होंगे क्योंकि वो बन रहे हैं। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू, बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि थोड़ी मेरी हेल्प होती है। एंड आई रियली टेलिंग यू वन थिंग, जब भी किसी भी बच्चे का एक कमेंट आता है रियली इट मेक मी फील गुड, तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। बाकी आज का क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।